वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन आय। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो डाली थी, जिसमें कि सिर्फ एक झलक है, शासकों का झलक है, शासकों का परिचय है कि उसमें कौन कौन से शासक आए गए। ठीक है, बस उतना ही है। तो आज जो है मौर्य साम्राज्य के मुख्य भाग शुरू हो रही है। मौर्य साम्राज्य पार्ट 2, एक मौर्य प्रशासन से संबंधित हम वीडियो डालेंगे। वो दोनों वीडियो में आपका सारे कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चंस, सारे जो भी आपका डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ चाणक्य ने दिया था। यहाँ साथ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में खोजा है। वहीं एक प्लूटार्क नामक लेखक है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एंड्रोकोटस के रूप में खोजा है। यहाँ जैसे स है वहाँ ए होगा, ठीक है, तो एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उसने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अब हारने के बाद एक संधि की गई थी, जिसमें कि कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई, और इसी संधि के अनुसार 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर जो है उसको दिए गए। सेल्यूकस निकेटर को जो 4 प्रांत दिए गए, ये काबुल, कंधार, हैरात और मकरान थे। ठीक है, तो ये 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। ठीक है, इसने अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य सरवन बेलगोला में अपनी प्रांत त्याग सलेखना विधि से किया था। तो सलेखना चंद्रगुप्त मौर्य इस विधि से जो है अपना प्रांत त्याग किया था। सलेखना जैन धर्म में उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कि कोई व्यक्ति बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है अपना शरीर को त्याग दे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। चंद्रगुप्त को राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण चाणक्य ने दिया। ठीक है, चाणक्य ने दिया। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना की संख्या लगभग 6 लाख थी। भारत का मैकियावेली चाणक्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। इसके पिता चनक थे। कौटिल्य ने कल्याणकारी राजतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में 7 वर्षों तक रहा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अनशन सुने हैं, अन्ना जो अनशन किया था या गांधी जी ने अनशन किया था, तो उसी तरह अनशन व्रत करके अपने प्राण त्याग दिए थे 298 BC मतलब कि ईसापुर में सलेखना विधि से, अर्थात बिना अन्न जल ग्रहण किए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिम ब्रोथा कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाचारी शासक था। ठीक है, उसने सारे अधिकार अपने पास रखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाचारी शासक था। फिर प्रथम जैन संगीति के बारे में। प्रथम जैन संगीति या प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। यह पूर्व यहाँ पूर्व इसमें लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यह संगीति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। यह जैन महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, अब चंद्रगिरी पर्वत के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी। तो चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी। ऐसा क्यों हुआ? ये पर्वत कहाँ है? तो ये पर्वत जो है मैसूर कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक पहाड़ी है, सरवन बेलगोला में। ठीक है, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम जो है चंद्रगिरी पर्वत हो गया और चंद्रगुप्त बस्ती भी यहाँ बस गया। देखिए, सबसे लंबा शिलालेख के बारे में बात करते हैं। सबसे लंबा, इसमें जो है रेंडमली क्वेश्चन डाला गया है, सारा का सारा डाला गया है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक अभिलेख, हर एक स्तंभ लेख के बारे में हम जानेंगे, हर चीज़ को जानेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो कि हमसे छूट जाएगा। देखिए, सबसे लंबा शिलालेख 7वां है, सबसे बड़ा शिलालेख 13वां है। सर्वप्रथम अकाल की जानकारी सहोगरा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख में मिलता है। यहोल अभिलेख
एहोल अभिलेख में, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है, इसकी रचना रविकर्ती ने की है। तुमुन अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया, अर्थात शीत ऋतु में जो सूर्य होता है उस तरह का इसको बताया गया है। देखिए यहाँ है प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ब्रीसल है। इस शब्द का अर्थ निम्न जाति से उत्पन्न होता है। तो मुद्रा राक्षस में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ब्रीसल दिया गया है। ब्रीसल का मतलब होता है निम्न जाति से उत्पन्न। अच्छा, मुद्रा राक्षस जो बुक है इसको प्रथम जासूसी बुक भी बोला जाता है, प्रथम जासूसी किताब। चाणक्य प्रधान जो है मंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखिए मौर्य वंश की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत, यहाँ मौसम राज लिखा गया है, यहाँ मौर्य होगा, ठीक है। मौर्य राजवंश की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत, तो इसके लिए जानकारी कहाँ कहाँ से मिला है उसको हम देख रहे हैं कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है। तो एक अर्थशास्त्र बुक है, ये नाम का अर्थशास्त्र है, ये राजनीति पर आधारित है, राजव्यवस्था पर आधारित है। तो यह चाणक्य द्वारा लिखी गई है। इसके टोटल मतलब कुल 15 अधिकरण है। इसमें मौर्य साम्राज्य की राज व्यवस्था का पूरा जानकारी दी गई है। ऐसा इसने क्या किया है, राज के 7 अंगों का वर्णन है इसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज के 7 अंगों का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। वो कौन कौन से अंग है, तो नंबर 1 में स्वामी, इसका अर्थ राजा। अमात्य, दूसरा मंत्री, इसका मतलब मंत्री। जनपद, सेना, कोष, दुर्ग, मित्र। तो ये जो है हमारे 7 अंग राज्य के हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, सेना, कोष, दुर्ग और मित्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। दूसरा है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा ये रचित है। इसमें नंद वंश के पतन, जो घनानंद अंतिम शासक था उसके पतन एवं मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका, ये काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आप दिमाग में रखें नए स्टूडेंट। पुराने स्टूडेंट को तो हमेशा ही पता होता है। तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। मेगास्थनीज ने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को बांटा था। तो यहाँ मुख्य अंतर अर्थशास्त्र और इंडिका में यही है कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने उस क्षेत्र को, मौर्य राजवंश के क्षेत्र को, प्रांत को 7 अंगों में बांटा, ठीक है। ये क्या किया है, भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने किस आधार पर भारतीय समाज को बांटा, आर्थिक आधार पर। ये क्वेश्चन कभी बार पूछे गए हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को किस आधार पर बांटा था, तो आर्थिक आधार पर। देखिए आर्थिक आधार पर जो बांटा गया था 7 पार्ट, देखिए कौन कौन से है, दार्शनिक, कृषक, तीसरा पशुपालक, व्यापारी, सैनिक, सैनिक को योद्धा भी बोलते हैं, और छठा निरीक्षक और 7वां मंत्री, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दार्शनिक में कौन कौन से वर्ग के लोग आते थे। तो दार्शनिक के अंतर्गत पुजारी, भिक्षु और विद्वान आदि आते थे, ठीक है। फिर एक कृषक, मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया। तो इन्होंने जो 7 वर्ग समाज, भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा, तो उसमें से कृषकों की मतलब किसानों की संख्या सर्वाधिक बताया। उसके बाद सैनिक का नंबर आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि किसकी संख्या ज़्यादा थी, तो कृषक की संख्या ज़्यादा थी। पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापारी या शिल्पकार, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। सैनिक योद्धा से समझ ही गए होंगे, सैनिक योद्धा कौन होते होंगे। समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। फिर निरीक्षक, निरीक्षक मतलब क्या हुआ, इंस्पेक्टर, मतलब कि ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे, इंस्पेक्शन करना। निरीक्षक का काम क्या होता है, इंस्पेक्शन करना। तो ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। जैसे क्या होता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का अर्थ क्या होता है, उप निरीक्षक। तो उसी तरह से जो है ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे निरीक्षक। 7वां मंत्री है। मंत्री समाज के अंतर्गत शासक वर्ग आता है। अभी भी क्या है, नेता मंत्री जो है क्या है, समाज में या राज्य में शासन का काम करते हैं।
तो उस समय भी समाज में इस जो है इसके अंतर्गत मतलब मंत्री के अंतर्गत शासक वर्ग आता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन कहीं नहीं किया है। नोटेबल पॉइंट यही है कि इसके दरबार में रहा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जबकि वो भी थे, चाणक्य भी थे, जहाँ की अर्थशास्त्र वगैरह मिलता है, तो इसने एक भी बार जो है कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। ये आश्चर्यजनक बात है। फिर मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा का प्रशासन 5 समितियाँ, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे, द्वारा संचालित होता था। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 5 समिति द्वारा संचालित होती थी, ऐसा इसने कहा है। 5 समितियाँ में मतलब प्रत्येक में 5 सदस्य थे। डॉक्टर श्याम शास्त्री सर्वप्रथम 1909 में अर्थशास्त्र चाणक्य का प्रकाशित करवाया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो लिखे हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 5 समितियों द्वारा संचालित होता था, तो ये 5 समिति पाटलिपुत्र का प्रशासन के लिए स्पेशल था, ठीक है। लेकिन मेगास्थनीज ने कुल 6 समितियों का उल्लेख किया है, ठीक है। लेकिन उसमें से 5 समिति जो थी वो पाटलिपुत्र का प्रशासन संचालित करता था, ठीक है। तो कहीं अगर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसने समिति का उल्लेख किया है, तो टोटल 6 समिति है, जिसमें से पाटलिपुत्र का प्रशासन 5 समिति द्वारा संचालित होता था, ठीक है। तो ये सब बात नोटेबल पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का संचालक धर्म प्रवर्तक होता था। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है, ठीक है। फिर जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। दीप वंश एवं महावंश ये श्रीलंकन साहित्य है। इसके अनुसार श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेखित है। इस अभिलेख में मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इसका निर्माण गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, यह शत्रुओं का विनाशक अर्थात अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध है। वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। लामा तारानाथ के अनुसार बिंदुसार मौर्य ने 16 राजाओं को हराया था। सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम के साथ उनके अच्छे संबंध थे। बिंदुसार मौर्य, ये पूछा जाता है किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक एवं सुसीम को भेजा, लेकिन सिर्फ अशोक सफल रहा। ये दिव्यावदन ग्रंथ के अनुसार ये सब बात कही गई है। दिव्यावदन ग्रंथ अशोक के जीवन पर लिखा गया एक ग्रंथ है। बिंदुसार ने सीरियन किंग एंटिओकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक का आग्रह किया। तत्पश्चात उसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यह मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री पहले था वो चाणक्य था, लेकिन बाद में खल्लाटक बन गया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। सुसीम इसका सौतेला भाई था। इसने अपने राज्याभिषेक के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में किया। तो इसने अपना राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में किया। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर था, ठीक है। अशोक जो है गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला एवं अवंती का। अशोक की पत्नी कारुवाकी का पुत्र तीवर था,
जिसका नाम अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में मिलते हैं। तो अशोक के एक प्रयाग स्तंभ लेख है जिसमें अशोक की पत्नी कारुबाकी एवं उनके पुत्र तीवर का नाम मिलता है। इसके अन्य पत्नियों में नाग देवी प्रमुख है अशोक के, क्योंकि इसके पुत्र एवं पुत्रियां जिसका नाम महेंद्र एवं संघमित्रा था, इसको अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। फिर प्रिय दर्शनी और देवनाम प्रिय, ये दोनों उपाधि अशोक ने धारण की थी। फिर कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया था। मतलब अशोक कहना ये चाह रहा है कि अशोक जो है कश्मीर और श्रीनगर को बसाया था, ऐसा कलहन की जो राजतरंगिणी बुक है उसमें ऐसा बताया गया। तो कलहन के राजतरंगिणी के टोटल 8 तरंग है, ये दिमाग में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के कितने तरंग है, तो 8 तरंग है, ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद अशोक युद्ध अथवा भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली, यह इसके धार्मिक गुरु हुए। फिर अब शिलालेख के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो शिलालेख शब्द सुनने से ही स्पष्ट हो जाता है। शिला का मतलब पत्थर और उस पर लिखे गए लेख को शिलालेख के रूप में जानते हैं। अशोक के लघु शिलालेख जो कि 7 हैं, 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इसका नाम काफ़ी सुनते हैं हम लोग। मास्की, ये कर्नाटक के रायचूर प्रदेश में है। रूपनाथ, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। गुजरा, मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। भावरू, राजस्थान के जयपुर विराटनगर में है। सहसराम, बिहारा शाहबाद जिला में है। महास्थान, बांग्लादेश, पुंदरुनुगर मतलब ये जगह है, यहाँ पर अशोक, इन सभी 6 जगहों से अशोक के लघु शिलालेख जो 7 हैं मिले हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का महत्वपूर्ण जो है उसको हम देखेंगे, जैसे मास्की, गुजरा और ये बोलते हैं भाबरू। तो ये 3 जो है मास्की, गुजरा, भाबरू, इसका आपको प्रदेश का एक कालसी भी होता है, लेकिन वो दूसरा चीज़ है। तो ये सब जो है याद रखना है कि कहाँ पे मिलते हैं। तो मास्की कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर में। गुजरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिला में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता जाता है कि गुजरा जो लघु शिलालेख है कहाँ मिलते हैं मध्य प्रदेश में, तो दतिया जिला में, ठीक है। फिर भाबरू राजस्थान के जयनगर, ये जयपुर विराटनगर में। विराट जानते हैं, विराटनगर मत्स्य राज जनपद का जो है राजधानी हुआ करता था, ठीक है। तो देख लिए स्तंभ लेख से तात्पर्य क्या है। यह ऐसे लेख हैं जिनको अशोक ने बड़े बड़े स्तंभों या खंभों पर खुदवाया, इन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख। अशोक के बृहद शिलालेख से तात्पर्य है अशोक के प्रमुख अथवा मुख्य शिलालेख। सम्राट अशोक के कुल 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यह जो अशोक के 14 मुख्य शिलालेख 8 अलग अलग जगहों पर मिले हैं। उनमें से प्रमुख जो है यहाँ निम्नलिखित है। देखिए जो मतलब मिले हैं उसका एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसका अध्ययन करते हैं। तो ये बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख में ये सब जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो उनमें से देखिए ये मतलब 8 जगहों से, अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट होगा सारे को सारे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए शिलालेख का नाम, स्थान, जगह, मतलब ये गिरनार जो शिलालेख है गुजरात में है। शाहबाजगाड़ी पाकिस्तान में है। मनसेहरा पेशावर में है। उसी तरह सोपारा जो शिलालेख है ये महाराष्ट्र में है। उसी तरह से कालसी शिलालेख उत्तराखंड में है। धौली शिलालेख पूरी उड़ीसा में है। जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में है। एरीगुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो हमने देखा ये 7-8 जगहों से शाहबाजगाड़ी, गिरनार, शाहबाजगाड़ी, मनसेहरा, सोपारा, कालसी, धौली, ये फिर जौगढ़, एरीगुडी। तो इसके बारे में हम अध्ययन भी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देख ले जाइए, ठीक है। तो गिरनार शिलालेख के बारे में हम देखते हैं। ये
जो शिलालेख 01 लिखा हुआ है तो इससे आप ये मत समझेंगे कि ये प्रथम शिलालेख है। फिर इसी तरह से आपको दूसरा भी इस तरह लिखे मिलेगा, तो ये मत समझना है। ये बस इसी ऊपर वाले का जो है क्रमबद्ध तरीके से जो 8 है उसी को क्रमबद्ध तरीके से 1 2 कर दिया गया है। फिर जो प्रथम 14 जो शिलालेख है बृहद, उसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है इसको हम देख लेते हैं। तो गिरनार शिलालेख के बारे में हम अध्ययन करते हैं। गिरनार शिलालेख और प्रथम शिलालेख में जो है समानता है, ठीक है। समानता यही है कि प्रथम शिलालेख पशु की निंदा करता है, इसमें भी ये बात जो है कहा गया है। अशोक के मुख्य शिलालेखों में गिरनार का शिलालेख ही एकमात्र ऐसा शिलालेख है जहाँ पर अशोक के पूरे 14 लेखों का समूह प्राप्त होता है। गिरनार गुजरात के कठियावाड़ में जूनागढ़ के पास में है। इस शिलालेख की भाषा प्राकृत है तथा लिपि ब्राह्मी है। तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि सारा का सारा जितना भी भारत में अशोक के अभिलेख लेख वगैरह मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है और भाषा प्राकृतिक जो है अर्धमगधी इसको भी बोलते हैं, ठीक है, उसको ऐड किया गया। तो ये भाषा और लिपि हमेशा समान रहेगा हर एक चीज़ में। सिर्फ खरोष्टी लिपि का यूज वो बाहरी प्रदेश के अभिलेख जो हैं शाहबाजगाढ़ी, ये शाहबाजगाढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों जो है खरोष्टी लिपि में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि जस्ट उसका उल्टा है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो हम जो है यहाँ पर जितने भी लेख अभिलेख मिलेंगे भारतीय जो भी होंगे, भारत में जो मिले हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि और भाषा कौन सी होंगी, अर्धमगधी या भाषा प्राकृत, ठीक है। तो इसमें हम देखें इस शिलालेख की भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। गिरनार शिलालेख में अशोक ने हिंसा ना करने का उपदेश दिया है, ठीक है। देखिए गिरनार शिलालेख में अशोक ने हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया है। इसी गिरनार शिलालेख में रुद्रदमन का अभिलेख व स्कंद गुप्त के 2 अभिलेख भी मिलते हैं। इस गिरनार शिलालेख की खोज 1822 ईस्वी में कर्नल टॉड के द्वारा की गई थी। देखिए हम जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिटेल्स से पढ़ रहे हैं ताकि जो है आज एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसीलिए जो है हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं, और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो फिर शिलालेख शाहबाजगाढ़ी का शिलालेख के बारे में बताएं। यह पाकिस्तान के पेशावर में वर्तमान में मर्दान ज़िले में स्थित है। यहाँ पर प्राप्त हुए शिलालेख की भाषा प्राकृत एवं लिपि खरोष्टी है। तो भाषा हर जगह सेम है, प्राकृत भाषा, और लिपि जो है खरोष्टी है। अशोक इसे शाहबाजगाढ़ी शिलालेख की खोज, मतलब अशोक के इस शाहबाजगाढ़ी शिलालेख की खोज 1836 ईस्वी में कर्नल कॉट के द्वारा की गई थी। तो गिरनार का जो है 1822 में कर्नल टॉड के द्वारा खोज की गई थी। उसी प्रकार जो है शाहबाजगाढ़ी शिलालेख का खोज जो है 1836 ईस्वी में जनरल कॉट द्वारा की गई। फिर शिलालेख मनसेहरा शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के हजारा जिले में पेशावर के निकट मनसेहरा नामक स्थान पर है, जहां पर अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। मनसेहरा में प्राप्त हुए शिलालेख की भाषा प्राकृत और लिपि खरोष्टी है। अब देखिए मनसेहरा में जो है क्या उपदेश दिया गया है ये देखना है। तो मनसेहरा शिलालेख में ये तो परिचय देख लिए कि यहाँ पर जो है ये मिला है और इसकी लिपि खरोष्टी है, भाषा प्राकृत है। इस शिलालेख में अशोक ने संजन, संगति एवं नम्रतापूर्वक व्यवहार करने का उपदेश दिया है। यह शिलालेख 3 अलग अलग शिलालेख पर लिखा गया है। पहली 2 शिलाएँ जनरल कनिंघम द्वारा खोजी गई। फिर है शिलालेख सोपारा। सोपारा नामक जगह महाराष्ट्र के थाने पालघर जिले में स्थित है। सोपारा नामक स्थान भी अशोक के मुख्य शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो है अशोक के मुख्य शिलालेख प्राप्त हुए। इसकी भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी है। शिलालेख कालसी, कालसी कहाँ है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृतिक, यमुना एवं टोंस नदी के संगम पर स्थित है कालसी। कालसी शिलालेख यमुना एवं टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। फिर शिलालेख छठी नहीं, मतलब धौली शिलालेख समझिए, छठी क्रम का नहीं है। तो
देखिए इसमें क्या है, धौली नामक स्थान उड़ीसा के पुरी जिले में मिलता है। जो धौली शिलालेख है, तो धौली एक जगह का नाम है जहाँ ये मिलता है पुरी जिला के उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में पुरी जिला है, वहाँ पर एक धौली नामक जगह है, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। इस स्थान पर अशोक का बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा प्राकृतिक लिपि ब्राह्मी होगी। धौली जगह पर पाए इस शिलालेख में अशोक ने पशु हिंसा की निंदा की है। ठीक है, तो धौली में इस शिलालेख का पता 1837 में कीटो ने लगाया था। तो धौली जो शिलालेख है उसमें भी पशु हिंसा की निंदा की गई है। गिरनार जो शिलालेख है उसमें भी हिंसा का निंदा किया गया है। तो ये सब ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे देखते हैं। देखिए जौगढ़ शिलालेख। जौगढ़ नामक शिलालेख उड़ीसा के जौगढ़ गंजाम जिले में स्थित है। इसकी भाषा प्राकृतिक और लिपि भाषा वसा सब ठीक वही रहेगा। इस शिलालेख में देश की जनता, ठीक है, इस शिलालेख में देश की जनता के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया गया है। जौगढ़ शिलालेख का पता 1850 में वाल्टर इलियट ने लगाया था। यह प्रथम पृथक शिलालेख का उपदेश है। तो प्रथम जो पृथक शिलालेख का उपदेश यही है। अगर कहीं क्वेश्चन आए कि जनता सारे जनता मेरे मतलब सारे प्रजा मेरे संतान है, ऐसा अशोक ने कहा है, वह किस शिलालेख का उपदेश है, तो अगर जौगढ़ ऑप्शन में रहे तो जौगढ़ भी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें देश की जनता के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उपदेश है। इसी को प्रथम पृथक शिलालेख का से जोड़ा जाता है। तो ये अगर ऑप्शन में प्रथम पृथक शिलालेख रहे तो ये भी आप मार सकते हैं, एकदम राइट होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सारे प्रजा मेरे संतान है, अशोक ने ऐसा किस शिलालेख के में उपदेश दिया है, तो प्रथम पृथक शिलालेख डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, शिलालेख जो एरीगुडी है इसको देखते हैं। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में मिलता है। इसमें भी भाषा प्राकृतिक लिपि ब्राह्मी है। तो ये देख लिए आप। अशोक के अभिलेख 4 लिपि में मिलते हैं, देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अशोक के जो अभिलेख है वो 4 लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। तो मुख्य रूप से तो हमें ब्राह्मी लिपि ही हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन जो खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, इसके बारे में भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये उसके अभिलेख में मिलते हैं। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान के कुछ अभिलेख इस लिपि में मिलते हैं। तो अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि का अभिलेख मिलता है। फिर एक ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अफगानिस्तान में यह अभिलेख भाषा अरमाइक और यूनानी दोनों भाषाओं में उत्कीर्ण किए गए। तो अफगानिस्तान में जो लेख मिलते हैं वहाँ पर अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं यूनानी अर्थात ग्रीक लिपि का भी मतलब अभिलेख मिलता है, जिसमें कि ऐसी भाषा उत्कीर्ण किए गए हैं। तो उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है। भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन होता है? पंजाब, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। तो ये हो गया भाबरू। अब देखिए भाबरू अभिलेख 4 लिपि हम देख लिए, वो दिमाग में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हर एक चीज़ को क्लियर कट करते जा रहे हैं। भाबरू अभिलेख के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अभी सिर्फ ये जानिए कि अशोक ने स्वयं को भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है, अर्थात मगधाधिराज कहा है। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे जब देखेंगे और सारे चैप्टर को। अशोक के भी शिलालेख के बारे में जो 14 बृहद शिलालेख है उसको पारा पारी हम देख लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ हमको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो अशोक के 14 बृहद शिलालेख कालसी, शाहबाजगाड़ी, मनसेहरा, सोपारा, धौली, जौगढ़, गिरनार, नीलगिरी नामक स्थान से प्राप्त हुई। ये सब ऊपर देखे थे हम। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। तो अशोक के जो अभिलेख 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में
टी फैंथलर ने की। इसकी संख्या 14, परंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने की। ये पढ़ नहीं पाया। इसके शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, वो भी ब्राह्मी लिपि का। पहला शिलालेख अब देखते हैं हम क्या है पहला शिलालेख। इस लेख को गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। गिरनार शिलालेख में अभी हमने पढ़ा था, इसमें पशु बलि, तो इसलिए इस लेख को गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। गिरनार जो शिलालेख है दोनों एक दूसरे के बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, उसे निषेध किया गया है। ऐसे समाज जिनमें पशु का वध होता है पर भी प्रतिबंध लगाया। इसमें अशोक ने कहा है कि अभी राजकीय पक्षाला में एक हिरण व 2 मोर मारे जाते हैं, भविष्य में यह भी समाप्त कर जाएगा। तो पहला शिलालेख को गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। गिरनार संस्करण कहे जाने के कारण है कि इसमें और उसमें समानता है। गिरनार में ही ये पहले शिलालेख मिले हैं। तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, उसे निषेध किया गया है। ऐसा समाज जिसमें पशुवध होता है उस पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें अशोक ने कहा है कि अभी राजकीय पक्षाला में एक हिरण व 2 मोर मारे जाते हैं, भविष्य में यह भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा शिलालेख देखते हैं। इसमें अशोक ने कहा है कि मैंने अपने सीमांत शक्तियों व पड़ोसी राज्यों में भी मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। इसमें चोल, पांड, सत्य पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा है। तो दक्षिण भारत के संगम वंश के जो छोटे छोटे वंश वगैरह थे उसका भी इसमें दूसरा शिलालेख में उल्लेखित है। 13वां शिलालेख में भी संगम राज का उल्लेख है, दूसरा में भी उल्लेख है। तो कहीं कहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अशोक के किन शिलालेखों में संगम वंश के बारे में उल्लेख है। तो दूसरा और 13वां आप आराम से टिक लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरा में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र को चेर भी बोला जाता है। ठीक है। तीसरा शिलालेख, इसमें रज्जुक युक्त पारदेशिक का उल्लेख किया है। ये मौर्य प्रशासनिक अधिकारी थे, रज्जुक युक्त वो पारदेशिक। तो ये सभी जो अधिकारी थे इसको ये उपदेश दिया गया है, आदेश दिया गया कि राजकीय के 12वें वर्ष अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वो हर 5 वर्ष बाद दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना की गई। धर्मानुशासन ही अच्छा काम है जिसके लिए मनुष्य को शीलवान होना आवश्यक है। फिर 5वां, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अशोक कहता है मैंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सीधे डायरेक्ट होता है। तो देख लिए छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दे। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई काम नहीं है। तो छठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। फिर 7वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। वह कहता है सब जगह संप्रदाय के मनुष्य निवास करें क्योंकि वे सब संयम वो आत्मशुद्धि चाहते हैं। तो अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है 7वां शिलालेख में। फिर 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की धर्म यात्राओं का वर्णन किया गया है। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धर्म यात्राएं शुरू की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ लिखा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धर्म यात्राएं शुरू की। ये ऐसा कौन सा शिलालेख में वर्णित है? तो 8वां शिलालेख। ठीक है। और सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। अशोक ने कुल 256 रातें अपनी धर्म यात्रा में बिताई। अशोक ने सबसे पहले जो धर्म यात्राएं शुरू की, सबसे पहले कहाँ गए? तो बोध गया गए। इसका एक क्रमबद्ध मैं श्री दे दूंगा कि पहले बोध गया गए, फिर निगाली सागर भी जाते हैं, लुम्बिनी भी जाते हैं, श्रावस्ती भी जाते हैं। तो उसका एक क्रम हम आगे क्वेश्चन में ऐड कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आप दिमाग में रखना है कि पहली जो यात्रा हुई थी इसकी वो बोध गया हुई थी।
ये 9वीं शिलालेख। इस शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। दासों और सेवकों से शिष्ट व्यवहार करें तथा श्रमणों, गुरुजनों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। तो ये शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। फिर 10वां शिलालेख। इसमें आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। इसमें यश व कीर्ति की निंदा की तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। अर्थात धर्म नीति जो है श्रेष्ठ है, इसका विचार इसमें किया गया है। इसमें आदेश क्या दिया गया है? राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। इसमें यश व कीर्ति की निंदा की तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। फिर 11वां शिलालेख। इसमें धर्म की व्यवस्था की गई तथा धर्म दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। फिर 12वां। इसमें स्त्री महामात्रों और वज्र भूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया गया है। इसमें सभी संप्रदाय को सम्मान की बात कही गई है। फिर 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इसमें धर्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है। इसी में अशोक ने आटविक जनजातियों को धमकी दी है कि धर्म का मार्ग चुनो, अन्यथा परिणाम जो है रिजल्ट बुरा होगा। फिर 14वां शिलालेख। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। मेरा राज्य बहुत बड़ा है। इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं, आगे भी लिखवाऊंगा। हो सकता है इन लेखों में कुछ त्रुटि रह गई हो। तो 14वां शिलालेख में ऐसा बात कहा गया है। तो हम इसमें से मोटा मोटी हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 13वां शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर 12वां शिलालेख में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि किसमें स्त्री महामात्रों और वज्रभूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख है, तो ये 12वां है। और ये भी इसी से क्वेश्चन बनता है कि किस शिलालेख के अनुसार अशोक को धार्मिक सहिष्णुता दिखाया गया है, तो यह 12वां। ठीक है, 12वां ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर 8वां आप याद रखें हमेशा। बाकी रखने को तो सारा याद रखना चाहिए, लेकिन हम लोग जिस कंपटीशन में जाएंगे उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमेशा याद रखना है। इसमें अशोक ने धर्म यात्राओं का वर्णन किया है। इसी में इसने कहा है कि सबसे पहले हमने बौद्ध गया की यात्रा की। फिर 7वां में जो है तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। बाकी 5वां शिलालेख तो हमेशा ही आपको याद रखना है। इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और मैंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। कब की नियुक्ति? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना है। फिर चौथा भी याद रखना है कि धर्म घोष अपनाया, भेरी घोष त्याग कर। भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना किस अभिलेख में? चौथा में। ठीक है, और इससे आपका ये क्वेश्चन बनेगा जैसे रज्जुक युक्त पारदेशिक का उल्लेख जो तीसरा शिलालेख में किया गया है अधिकारियों को, इसमें से आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन मौर्य प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। तो ये रज्जुक आपको ऑप्शन में मिलेगा, युक्त मिलेगा, पारदेशिक भी मिलेगा। ठीक है, एक ऑप्शन दूसरा दे सकता है अग्रहारिक, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अग्रहारिक आपको क्लिक करना है कि ये जो है मौर्यकालीन प्रशासन नहीं है। तीनों को आपको रज्जुक युक्त पारदेशिक को हमेशा ही याद रखना है। और ये तीसरा शिलालेख में फिर जो है दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है दक्षिण जो संगम वंशीय राज थे, चोल, पांड, संतीय पुत्र, केरल पुत्र को चेर भी बोलते हैं, तो इसका वर्णन दूसरा शिलालेख में ही है। और यही जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसे दे देगा कि इनमें से किन वंश का जो है उल्लेख संगम मतलब ये अशोक के शिलालेखों में नहीं है। तो आपको ये 3 दिखेंगे और चौथा जो नहीं है इसमें वो कुषाण वगैरह होगा। तो कुषाण आप क्लिक करके आगे निकल सकते हैं। बाकी इसमें पशुवध का निंदा किया है। पहला तो सबको पोसे पशु पोसे पहला, तो आपने ये देख लिया। अब देखिए हम देखते हैं आगे रुम्नीदेयी अभिलेख। रुम्नीदेयी अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अन्य सभी अभिलेखों की विषय वस्तु प्रशासनिक है। अशोक के जितने भी रुम्नीदेयी अभिलेख को छोड़कर अभिलेख है उसमें
उसका विषय जो है प्रशासनिक है, जबकि रुक्मिणीदेवी अभिलेख का विषय आर्थिक है। रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेखों से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो अकेला जो रुक्मिणीदेवी अभिलेख है इसमें जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की झलक मतलब जानकारी मिलती है और इसका विषय आर्थिक है। बाकी सभी का विषय वस्तु प्रशासनिक है। ठीक है, रुक्मिणीदेवी कहाँ है? तो नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, सम्राट अशोक के स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में है। यह अच्छा स्तंभ लेख के बारे में बात हो रही है, तो ये कहाँ कहाँ मिला? यह लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये सब बिहार में पड़ता है। टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली, इलाहाबाद रामपुरबा में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग स्तंभ लेख बोला जाता है। यह पहले कौशाम्बी था। इसके बारे में यह कहा जाता है, कौशाम्बी स्तंभ लेख में स्त्री महामात्र अशोक की रानी कारूबाकी का पुत्र, ये ऊपर हमने देखा भी था शुरू में। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख में स्त्री महामात्र अशोक की रानी कारूबाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह 10.6 मीटर ऊंची है। तो जो 7 स्तंभ लेख है उनमें से एक स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख को हम देख रहे हैं। इसको आप देखिए, बाकी 6 का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। अशोक स्तंभ पर 3 अशोक शासकों के लेख खुदे हुए। तो अशोक जो स्तंभ है जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इस पर 3 शासकों के लेख खुदे हुए हैं। यह पुरातात्विक समय, इसके बारे में यह कहा गया कि यह पुरातात्विक समय का उत्कृष्ट नमूना है। 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त इसे कौशाम्बी से प्रयाग लाया और उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया। तो 200 ईस्वी में कौशाम्बी से इसको प्रयाग समुद्रगुप्त द्वारा लाया गया। इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने। किस पर खुदवाया है? तो प्रयाग स्तंभ लेख पर खुदवाया गया है। कालांतर में 1605 ईस्वी में इसी स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर जो है गद्दी पर जो बैठा उसका डेट जो है लिखवाया। 1800 ईस्वी में किले की प्राचीर सीधी बनाने हेतु इस स्तंभ को गिरा दिया गया और 1838 में अंग्रेजों ने इसे पुनः खड़ा किया। इन अभिलेखों में ही अशोक ने खुद को देव नाम पे ये कहकर संबोधित किया है। तो मोटा मोटी आप जो है प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में जान गए कि इसका क्या फीचर है। आपको कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। कई बार जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब ये जो विवाद का अशोक जो स्तंभ है प्रयाग स्तंभ, ये थोड़ा सा विवादित विषय है। कई बार जो है कहा जाता है कि अकबर जो है, देखिए यहाँ तो लिखा ही है, कुछ विद्वानों के अनुसार स्तंभ को उस मूल से स्थान से हटा दिया गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार स्तंभ को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था और अकबर द्वारा निर्मित जो इलाहाबाद किला है उसमें उसके भीतर सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था प्रयाग स्तंभ लेख को। तो अगर ऑप्शन में ये भी आए कि इलाहाबाद किले में प्रयाग स्तंभ लेख को किसने स्थापित करवाया, तो आपको अकबर ही मारना है। ठीक है, लेकिन यह सिद्धांत अन्य विद्वानों द्वारा विवादित है जो किसी भी पुष्टिकरण साक्ष्य के अभाव की ओर इशारा करते हैं कि स्तंभ था स्थानांतरित और मुगल पूर्व के शिलालेखों से यह मतलब स्तंभ स्थानांतरित था या नहीं, इसकी साक्ष्य जो है का अभाव है। ठीक है, मुगल पूर्व के शिलालेखों से संकेत मिलता है कि यह पहले से ही अपने वर्तमान स्थान पर मौजूद था। तो ये विवादित है, लेकिन जो इतिहास तो विवाद का ही विषय है। हर एक इतिहासकार अपनी अपनी तरह से किताब को लिखता है, कहीं न कहीं कुछ विवाद रहता है। तो उन्हीं विवादों में से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो विवादित विषय है जिसकी जिक्र की गई है वही हमें मारना है। ये नहीं कि हम भी खुद इतिहासकार बन जाएं और इनमें से कोई नहीं मार के चले आएँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि इलाहाबाद किले में के भीतर स्वयं सम्राट अकबर द्वारा प्रयाग स्तंभ को स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप मारेंगे। ठीक है, आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको मारना ही है। फिर आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भूमध्य सागर क्षेत्र तक
प्रयास किया था। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। तो सबसे बड़ा शिलालेख इसका 13वां शिलालेख है। ठीक है। अशोक की स्तंभ के लेखों की जो संख्या है 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह सभी ब्राह्मी लिपि में तथा भाषा प्राकृतिक अर्थात अर्धमगधी में लिखी गई है। पहला देखिए प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में हमने अभी पढ़ा था। फिर ये दूसरा दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली ले गया था। ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध विद्वान जेम्स प्रिंसेप जो है सन 1837 में इसी स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है इसको फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया। सेम उसी तरह जो है दिल्ली मेरठ है, मेरठ में जो अभिलेख स्तंभ लेख था उसे दिल्ली फिरोज शाह तुगलक उठा के ले गए। फिर रामपुरवा, यह बिहार के चंपारण में स्थित है। इसे 1872 में खोजा गया था कार्लाइल द्वारा। ठीक है, रामपुरवा देख लिए। चौथा, फिर पाँचवा है लौरिया आर्यराज, यह चंपारण बिहार में है। अशोक का यह एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें मोर का चित्र पाया गया है। तो अशोक का कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें मोर का चित्र पाया गया? तो लौरिया आर्यराज। यहीं पर बेतिया के निकट रामपुरवा नामक जगह में अशोक का एक अन्य स्तंभ लेख मिलता है। इसके बारे में बोल रहे हैं 4 नंबर के बारे में। फिर लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में है। ठीक है, यहीं पर है, वहीं पर दोनों सब एक ही जगह है लगभग, चंपारण बिहार, चंपारण रामपुरवा वगैरह। रुमनी देई, यह नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में मिला है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के जो है 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी आया था। यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। तो देख लिए रुमनी देई के बारे में। इसमें क्या कहा गया है कि यह कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में मिला है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख से क्या पता चलता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी आया था। आपको हर चीज़ मिल जाएगा दोनों वीडियो में, जो मौर्य प्रशासन वीडियो आएगी और ये जो वीडियो है, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। A to Z क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, बचे खुचे सारे जो है मौर्य प्रशासन में क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फिर ये देखिए अशोक के मात्र 2 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। वे अभिलेख है मास्की एवं गुजरा का अभिलेख। तो 2 अभिलेख में मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का स्पष्ट रूप से नाम मिलता है। अशोक बुद्ध धम्म संघ में विश्वास रखता है, यह भाब्रू शिलालेख प्रमाणित करता है। यह शिलालेख अकेला प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी अशोक था, यह भाब्रू शिलालेख प्रमाणित करता है। अशोक बौद्ध धर्म का स्थाविर शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म जब हम पढ़े थे तो स्थाविर शाखा और महासंघिक शाखा के बारे में पढ़े थे। तो उसी में से जो है ये, इसको थेरावादी भी बोलते हैं। तो उसी में से जो है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन स्थाविर शाखा का अनुयायी था। इसमें अशोक ने खुद को मगधाधिराज बोला है, मतलब कि भाब्रू जो शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। उसने पहली धम्म यात्रा बोध गया की। अशोक के 4 गुफा आजीवकों को रहने के लिए प्रदान किया गया था। कहाँ प्रदान किया गया था? बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफा आजीवकों के लिए को रहने के लिए प्रदान किया था। वे 4 गुफाओं का नाम देखिए, लोमस ऋषि गुफाएं, सुदामा गुफाएं, विश्वकर्मा गुफाएं, करण चौपाड़ गुफाएं। बराबर गुफाओं का यह समूह भारत के बिहार राज्य में बोध गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर जहानाबाद बिहार में स्थित है। ठीक है, अब देखिए बराबर पहाड़ियों की गुफाओं, मतलब इसमें जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसमें 4 गुफाओं सहित 2 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुन पहाड़ियाँ हैं, उसमें 3 गुफाएं स्थित है। क्योंकि ये दोनों एक ही काल में निर्मित हुए माने जाते हैं, इसलिए साथ में से सतघर कहा जाता है। तो बराबर पहाड़ियाँ के सटा हुआ लगभग 2 किलोमीटर नागार्जुन पहाड़ी है। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं और नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। तो टोटल मिलाकर 7 गुफाएं हो गए। तो दोनों जो है एक ही समय में बने हुए माने जाते हैं, इसलिए इसको सतघर भी कहा जाता है। जब सतघर का नाम आए तो आप बराबर पहाड़ियाँ और नागार्जुन पहाड़ियाँ के बारे में दिमाग लगाएंगे।
नागार्जुन पहाड़िया में गुफाएं आजीविकों के लिए दशरथ ने प्रदान किया था। यह अशोक का पोता था। इसने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक की राजकीय ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी थी। अशोक ने बिहार यात्रा को धम होगा धम धाम लिखा गया धम यात्रा में बदल दिया। तृतीय शिलालेख के अनुसार 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में किया, मगर इसमें कलिंग के राजा का वर्णन नहीं किया गया है। कलिंग युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए हैं, ऐसा मिलता है। फिर अशोक जो है, देखिए अशोक पहले बोध गया, 12वीं वर्ष निगाली सागर तथा 20वीं वर्ष में लुम्बिनी गया। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। अशोक के स्तंभ निर्मित थे चुनार के बलुआ पत्थर से। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अशोक का सार एक कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है। तो अशोक के चूँकि 4 लिपि में टोटल जो अभिलेख मिलते हैं सब 4 लिपि है, तो 4 लिपि में ये ग्रीक और अरमाइक लिपि भी आते हैं। तो अशोक का जो सार एक कुना कंधार में है अभिलेख, वो ग्रीक और अरमाइक लिपि दोनों में मिलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य का पतन होने के कारण मैंने पहली वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर जो मौर्य साम्राज्य की है उसमें हमने इसके पतन के कारण बताए हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लिक कीजिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आप मौर्य साम्राज्य के बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ परिचय दिया गया है शासकों का और पतन के कारण बताए गए हैं। तो उसको आप देख लें ताकि आप बेहतर समझें। इसके बाद हम मौर्य प्रशासन की एक वीडियो डालेंगे, वो काफ़ी स्पेशल होगा। जो भी बचे कुछ प्रश्न हैं, कन्फ्यूजन है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।